जय हिंद। धाराधर से सभी देवियों और सज्जनों आराम से बोर्ड बिस्तर लेकर आइए। लो आप लोग का जो डेली शाम 7 बजे का क्लास होता है वो आज क्लास आप लोग का शुरू हो चुका है। इसके पहले वाले क्लास तक ले बाबू हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हड़प्पा सभ्यता, इसका जो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था वो पूरा विस्तार से मैं आप लोग को ये चैप्टर पूरा बढ़िया से पढ़ा है, जो कि आप लोग अगर उसका नोट्स बनाना चाहते हो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में उसका नोट्स डाल भी दिया गया है ना, जो कि आप लोग का 2 से 2.5 पेज में आप लोग का नोट्स वो पूरा हमको आशा है कि कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद देखा जाए तो उतना से ही आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव पूरा एकदम एक एक की पॉइंट आप लोग को समझाए हुए हैं। पूरा आप लोग का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन को तो खूब बढ़िया से देखबे किए, प्लस में 70 प्लस ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के, और प्लस में 16 को 2 नंबरिया क्वेश्चन कर चुके हैं। और उतना अगर आप लोग क्वेश्चन कर के आए हैं इस वीडियो में तो हम गारंटी देते हैं जी ये क्वेश्चन आप लोग देख करके ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन VVI है या ना है। अब इस पर हम कौन मतलब मुहर मारने वाले होते हैं यार, है ना। एकदम अब मान के चलिए हम बोल देंगे बाबू VVI है, रट जाओ तो रट जाओगे, है ना। कहने मतलब हमारे कहने पर आप क्यों करोगे, आप खुद से क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो कि क्वेश्चन कितना मतलब बिजोर इसको धोआ है बिहार बोर्ड। 2009 में 13 में 16 19 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको आप लोग खुद से बता सकते हो जो VVI है, VVI ललन टॉप हो या फिर अपना हिमालय टॉप क्वेश्चन है। तो चलिए पहले का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। कि सन 1900 ईसा पूर्व तक आते आते यहाँ पे देखिए ये 1900 है ना, सन 1900 ईसा पूर्व तक आते आते हमें देखा जाए हमें जो चिलिस्तान का एरिया था इधर, है ना, चिलिस्तान का एरिया को त्याग दिया गया था। साथ ही साथ देखा जाए तो पंजाब, गुजरात और हरियाणा की जो बस्तियाँ थी इसमें जनसंख्या बढ़ने लगे थे। अभी देखिए अब डायरेक्ट हम यहाँ पे कारण पे ना आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे पूछ दिया है। अब आप लोग पूछ रहे थे जैसे सर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। देखिए प्रमुख कारण पे हम नहीं आ रहा, जैसे अब लड़का क्या करेगा तो ऐसे बोलेगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, निम्न है, आइए दिखाते हैं। वो भी कहेगा जी आइए हम आपको दिखाते हैं बढ़िया से नंबर। नहीं, पहले बताओ जी आपको क्या ऐसा प्रमाण मिला जिस आधार पर आप बोल सकते हो जी ना भाई हड़प्पा सभ्यता इसका पतन होने लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना जो कौन कौन कारण था। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग लिखे हैं जो 1900 ईसा पूर्व तक ले आते आते चिलिस्तान का एरिया था वो त्याग दिया गया था। साथ ही साथ देखा जाए तो पंजाब, गुजरात और हरियाणा का जो एरिया था इधर जनसंख्या बढ़ने लगा था। मुहर बाट मनके का बनना समाप्त हो गया था। लंबी दूरी का जो व्यापार हो रहा था वो लंबी दूरी का व्यापार समाप्त हो गया था। उसके बाद देखा जाए तो स्थापत्य कला में भी गिरावट आया था, यानी कि बड़का बड़का जो बिल्डिंग था, बड़का बड़का घर था वो सब नहीं बन रहा था, है ना। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में बात करेंगे हम। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसकी क्या बताएं, प्रमुख क्या बताएं बाबू, कारण प्रमुख। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अलग अलग प्रमुख कारण बताएं। जिसमें पहले का हम लोग कारण देखें तो प्राकृतिक कारण। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था बाबू, बाढ़ था, सुखाड़ था, नदियों का अपना रास्ता मोड़ लेना था, है ना, मार्ग बदल लेना था, भूकंप आदि इसमें माना जाता है। यानी कि कई इतिहासकारों का मानना था प्राकृतिक आपदाएं जैसे नदियों का सूख जाना, सुखाड़, बाढ़, इस सब के कारण क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चुका था। हड़प्पा काल में लगभग सभी प्रमुख नगर थे वो कहाँ पे बसे हुए थे, नदियों के किनारे बसे हुए थे। अतः बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं को इस सभ्यता का अंत का कारण माना जाता है। दूसरा का देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर्यों का आक्रमण। यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट शायद नहीं ले पा रहे हैं, है ना बाबू, तो आप लोग के जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप लोग को PDF डाल दिया जाएगा जस्ट क्लास के बाद, है ना। आर्यों का आक्रमण, देखिए हड़प्पा स्थलों से मिले आक्रमणों का साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। हड़प्पा स्थल से हम लोग को आक्रमण का साक्ष्य मिला है, जिसको भैया नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता देखा जाए, वैदिक सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद शुरू होती है तथा वहीं पे पहले जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता था, यानी कि जो हमारा ये हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद अपनी वैदिक सभ्यता आता है। और वहीं स्थान पे जहाँ पर पहले कौन सा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, जिस कारण से हम लोग बोल भी सकते हैं और भी हम लोग को प्रमाण मिला हुआ है जिससे हम लोग बोल सकते हैं ना भैया आर्यों का आक्रमण हुआ था। दूसरा देखा जाए तो उर्वरा शक्ति की कमी हो जाना, यानी कि
जो हमारी ये थी भूमि थी, है ना, उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति में यानी कि उपजाऊ शक्ति में कमी आ जाना है। लगातार गेहूं के बुआई को वजह से क्या हो गया था, उत्पादन शक्ति यानी कि उर्वरा शक्ति में कम गिरावट आ गया था। तो यहाँ पे देखा जाए गिरावट आ गया था। इस सभ्यता के पतन का एक विचार जो है, एक जो दल है या फिर एक जो भी इतिहासकार है ना, इतिहासकारों का एक समूह है जो इस ओर इशारा करते हैं ना भाई, जो उर्वरा शक्ति थी इसकी कमी आ गई भूमि में, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता के लोगों में भूखमरी काफ़ी आने जाने लगा। यानी कि एक मत इसको भी मतलब अपना वोट देता है जो ना भैया उर्वरा शक्ति में कमी आ गया था। आगे हम लोग देखें चौथा नंबर, तो आर्थिक तंत्र का कमज़ोर हो जाना। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। कई मतों का मानना है कि उत्पादन में कमी आने से नगरों की आर्थिक तंत्र प्रभावित हुआ, जिससे सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। एक मत का ये भी कहना है भैया आर्थिक तंगी आ गया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करें। ये में आप लोग कर सकते हो, मैप डाल सकते हो, जो कि आप लोग को हम लास्ट क्लास में कराए थे हिस्ट्री का चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला क्लास में, जिसमें हड़प्पा स्थल जितने भी हड़प्पा स्थल थे उस सबको बताए थे। फिर हड़प्पा स्थल का जो आकार त्रिभुजाकार कैसे हो गया, चतुर्भुजाकार ना होकर के सबको बताए थे। वो वाला मैप इसमें आप लोग उठा के चिपका सकते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। यानी कि जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था, पश्चिम भाग में हुआ था। चूँकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के निकट जो भी निकट क्षेत्र थे उस क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को नाम क्या दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया। क्यों नाम दे दिया गया, क्योंकि ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास में ही फैला हुई थी। उसके आगे देखें तो परंतु इसका विस्तार केवल सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहे हैं, किंतु इसका विस्तार केवल सिंधु घाटी तक ही नहीं रहा, सीमित नहीं रहा, बल्कि बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक फैला हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो चौहदी अब बताएंगे, जब भैया आओ तुमको चौहदी लेकर के चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में सुतका गेंडोरा, उसके बाद साथ में लिख देंगे भैया सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। यानी कि पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर के पूर्व में हिंडन नदी के तट पर कौन सी बसे हुए बाबू, आलमगीरपुर तक ले है। उत्तर में चिनाब नदी के तट पर कौन सी है, मांदा से लेकर के दक्षिण में दामाबाद कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको देखा जाए तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित कौन सी है, दामाबाद है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो चौहदी बता दिए। अब हम लोग आकार और क्षेत्रफल बता देते हैं। जो इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख है ना, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है ना, इसका विस्तार कहने गया यार, इसका विस्तार पूर्वी दिशा में अपेक्षाकृत कम हुआ है। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो किस क्षेत्र में कम हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो पूर्वी क्षेत्र में है ना। ये जो हमारा भारत का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे ये हो गया ई साइड वाला, और इधर का जो हमारा क्षेत्र एरिया इधर पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार कम हुआ है। यह सभ्यता निश्चय ही मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ी थी। किससे बड़ी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ी थी। अब तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से नगरों की संख्या केवल 6 है। इन नगरों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बहुत प्रमुख नगर थे। दोनों नगर सिंधु नदी द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर है, दोनों आपस में सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ था। अन्य नगर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जो नगर 6 होता है उनमें अन्य और हो जाएगा चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली था। आगे देखा जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 में पूछा गया, 14 और 17 में बिहार बोर्ड पर मुहर मारा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। ललन टफ नायर हिमालय, मतलब ये अर्थ टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं, जेंग पकड़ा सके जेंग बना सके क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित है। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हमारे पास होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग वो डायग्राम बना सकते हो कि जब प्राचीन भारतीय
इतिहास का अध्ययन, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत देखते हैं, दूसरा का नंबर साहित्यिक स्रोत और तीसरा का नंबर यहाँ पे विदेशी विवरण, यानी कि जो भी तीर्थयात्री जो भी घूमकर आता था लोग घूम के जाता था लोग, साथ ही साथ कोनो किताब उताब लिख देता था लोग, तो किताब को भी हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में तनी बताएंगे, उसके बाद जौन सी आएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत विशेष महत्व है। पुरातात्विक स्रोतों का विशेष महत्व है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन मूर्तियाँ आदि प्रमुख है। तो अब अभिलेख के बारे में तनी मनी बात कर लिया जाए तो सबसे प्राचीन अभिलेख किसका मिलता है जी, तो अशोक का मिलता है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का मिलता है। दूसरा पाठ का ही क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन से तात्कालिक शासकों के राजनीतिक विस्तार के अध्ययन पर प्रकाश दिया जाता है। यानी कि अभिलेख जो है ये कौन लिखवाता था, राजा महाराजा लिखवाता था लोग। तो ये अभिलेखों से हम लोग को क्या मिलता है, उस समय के तात्कालिक जो भी शासक थे लोग, तो शासकों के विस्तार के ऊपर हम लोगों को क्या मिलता था, विस्तार के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता था। जैसे मान के चलो बिहार के शासक हो गए हम, अब बंगाल में जाके अपन अभिलेख थोड़ी ना लिखवा देंगे, बिहार में लिखवाएंगे। तो अभिलेखों से हम लोग को क्या पता चलता था, राजनीतिक विस्तार का अध्ययन के बारे में हम लोगों को जानकारियाँ मिलती थी। दूसरा देखें सिक्का, तो सिक्का से हम लोग कौन चीज़ के बारे में पता चलता था, तो मुद्रा के अध्ययन से देश की आर्थिक स्थिति की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक महत्व की चीज़ों का भी जानकारी उससे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि होता है। और देखें हम लोग दूसरा का यहाँ पे तो साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो साहित्यिक स्रोत में प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखित स्रोत प्राप्त होता है। तीसरा का नंबर कौन चीज़ था, देखो कौन चीज़ था ये हमारा पुरातात्विक स्रोत के बारे में बाबू एगो दूगो चीज़ में लिख दिए। देखिए मेन बात हम लोग को यहाँ पे कौन चीज़ जा रहा है कि भैया देखो कहने गई, देखिए ये हमारा कहाँ पे था, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का, देखो हम लोग को खूब से खूब जाना कितना है, 1.5 से 2 पेज, 2 पेज एकदम मैक्सिमम हो गया बाबू। 1.5 पेज में हम लोग को सिमटा के लिख देना है ना। तो देखिए 1.5 पेज यानी कि 170 से लेकर के 170 के आसपास में आप लोग को 150 तो ही मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आट रहा है तो आप लोग 160-70 जा सकते हो, 60 तक ले जा सकते हो ना। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सिकुराए का है, जैसे आप लोग बोलिएगा कि सर पुरातात्विक के बारे में भी आप लोग अभी आप बताएं, अभिलेख के बारे में, सिक्का के बारे में। लेकिन साहित्यिक स्रोत को देखिएगा तो सिमटा के हम रख दिए हैं इतने में। और विदेशी विवरण के बारे में तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, एगो पेज है पूरा खा गया, एगो पेज ही पूरा खा गया। और 2-2.5 पेज में आप इसको लेकर के जाइएगा तो भी पूछ जाएगा जब बबुआ लेके गया है क्वेश्चन बैग, है ना, कहीं से ना कहीं से छाप रहा है। तो इसके बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं ना जो क्या कारण है ना, मतलब शब्द लिमिट यार हम लोग का ओवर नहीं जाना चाहिए। तो विदेशी विवरण में हम क्या बता सकते हैं, जो विदेशी विवरणों से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत को विदेशी लोग किस प्रकार से देखते थे। जैसे मेघास्तिनी जाया, पूरा बड़ाई करके गया, वहीं पे देखा जाए तो दूसरी कई थी लोग वो भी बड़ाई करके गया लोग, कई गो ऐसे भी आके गया लोग कि देख के जड़ता है लोग, यानी कि दूसरे के नज़र में भारत का जो उस समय का जो स्थिति था वो लोग दूसरे लोग कैसे देखते थे, है ना। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखा जाए तो हड़प्पा, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना बाबू। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भैया देखो यार ये क्वेश्चन को हम क्या बोलें, जो भैया क्वेश्चन है आप लोग खुद से देख लो। 12, 13, 14, 17, 20 एक साल 2 साल गैप के क्वेश्चन आया है। देखिए 12, 13, 14 में आया है एकदम लगातार, उसके बाद 17 में, 17 के बाद 20 में, 20 के बाद यानी करी कहाँ आएगा, सीधा 24 में आएगा। अब एक आगे हम आप लोग को क्या बताएं, जी बबुआ क्वेश्चन भी आई है कि क्या है। अब खुद से वो कहते हैं ना जो चला का इशारा काफ़ी है, अब बस भीड़ चलिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए एक बार इसको ऐसे करके हम दिखा देते हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो बाबू वहाँ पे आप लोग को मिल ही जाएगा इसका PDF। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर निर्माण योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर सुनिश्चित योजना के आधार पर बनाए गए थे। ओकरा बाद देखें खुदाई से प्राप्त भवनावशेषों से नगर निर्माण योजना की निम्नलिखित योजनाएं सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया यहाँ पे क्या है हमारा, सड़कों का प्रबंधन।
तो सड़कों का प्रबंध कैसे हुआ था? तो संपूर्ण नगर में सड़कों तथा नालियों का जाल बिछाया हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो सड़कें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में बनी हुई थी। कैसन बनी हुई थी? जो सड़क थी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पूर्व से पश्चिम बनी हुई थी, देखिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऐसा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। संपूर्ण नगर आयताकार खंडों में विभक्त नजर आता था। दूसरा नंबर देखें हम लोग नालियों का प्रबंधन। जो भैया नाली के बारे में क्या बताता? देखिए गंदे जल के निकासी के लिए सुंदर व्यवस्था थी। सड़क के दोनों तरफ नाले बने हुए थे जो पक्की ईंटों से ढके जाते थे, है ना। यहाँ पे देखिए तुक्के नहीं ढके होगा ना, ढके हुए थे, है ना। उसके बाद देखें तो संपूर्ण नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। प्रत्येक घर का एगो दीवार जो था, ये आप लोग को पूरा पढ़ेबे किए, दीवार जो था वो नाली से आके मिलता था। फिर वो जो नाली थी आगे जाके बड़का नाली में मिलती थी। वो जो बड़का नाला है वो जाकर के अंत में एगो विशाल नाला से मिलता था। वो विशाल नाला शहर से बाहरी पानी छोड़ाता था, गंदे पानी को। आगे हम लोग देखें भवन तथा सार्वजनिक स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक घरों के बीच में एगो का मिला है आंगन। घर कैसन का होता था? आंगन को होता था, यानी कि बीच में आंगन मिलता था। आंगन के चारों बगल में कौन चीज़ था? कमरा था। उसके बाद आगे देखा जाए तो घर में आप लोग को रसोई घर मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, उसके बाद बाथरूम पाया जाता था। आगे देखा जाए तो सार्वजनिक स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था जिसका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसमें पानी भरने के लिए एगो कौन सी था? कुआं था, एवं गंदे जल के निकासी के लिए क्या था? नाला बनाया गया था। उसके बाद आगे देखा जाए तो देखिए अब हम लोग कौन सी लिख रहे हैं बाबू, हमारे ऊपर बता दिए जे भैया यही चीज़ था जिसके आधार पर देखिए इतना हम लोग बता दिए जे ये चीज़ था जिसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं ये नगर था, है ना। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे अपना निष्कर्ष। तो निष्कर्ष देखिए उपयुक्त विवरणों से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बड़े नगरों की सभ्यता थी। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई शासन व्यवस्था थी जो अपना काम बड़े सावधानी से करती थी। यानी कि अब हम लोग लास्ट में अपना निष्कर्ष लिख रहा है। तो पहले बता दिए जे भैया ये नगर था और ई नगर में काम करे खातिर कोनो न कोनो एगो शासन व्यवस्था थी जौन इतना देखा जाए तो पूरा नगर को एक सुनियोजित तरह से इसको व्यवस्थित तरह से बसाया गया था। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन की विवेचना करें। तो सिंधु यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे जे सिंधु सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन में कृषि, व्यापार और पशुपालन शामिल थे। यानी कि वो लोग क्या करते थे, आप लोग को बताए थे जो कृषि उन लोग का आर्थिक जीवन था, कौन चीज़ चलता था? कृषि से चलता था। उसके बाद पशुपालन और व्यापार पे ये लोग डिपेंड थे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे कृषि के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र नदियों के निकट स्थित होने के कारण अधिक उपजाऊ था। यहाँ गेहूँ, जौ, बाजरा, तिलहन आदि की खेती की जाती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में भंडारण के भी हम लोगों को प्रमाण मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए, अब देखिए सिंचाई के लिए भी हम लिख देते हैं। सिंचाई के लिए हड़प्पा मतलब यहाँ पे देखा जाए तो नहर, तो नहर का हम लोग यहाँ पे देखिए अब नहर के बारे में तनी मनी और लिखेंगे तो हाँ 2-4 लाइन और बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग कोष्ट दे के समझा सकते हैं एग्जामिनर को जो भैया सुरत घोष है ना। यानी कि ये जो हमनी को नहर के प्रमाण मिला है, नहर के प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? सुरत घोई से मिला है। सुरत घोई कहाँ पे बाबू? हमारे अफगानिस्तान में। उसके बाद जलाशय यानी कि पोखरा कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला हुआ है। और कुआं कहाँ से मिला हुआ है? कुआं का उपयोग करते थे ये लोग। कौन कौन चीज़ के उपयोग करते थे? नहर का यूज़ करते थे, जलाशय का और कुआं का यूज़ करते थे सिंचाई के लिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बता दिए भैया हम ना बोल रहे हैं, सब बात बोलते हैं एकदम प्रूफ के साथ। लोग प्रूफ एकदम मुंह पर फेंक के मारो। जैसे हम लोग को सुरत घोई, धौलावीरा से सब कौन चीज़, ये सब का प्रमाण मिला हुआ है। उसके आगे हम लोग बात करें कि पशुपालन का। तो हड़प्पा स्थल से भेड़, बकरी, भैंस और सुअर के हड्डियाँ मिली हैं जो इन्हें पालतू जानवर होने की ओर इशारा करती हैं। ये बता दिए हम लोग ये सब कौन कौन से जानवर का हड्डी मिला हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो वही हिरन है। और उसके बाद बड़ा कौन चीज़ बोला जाता है? तो जंगली सुअर के बोला जाता है। बड़ा मछली और पक्षियों के शिकार का हम लोग को साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो व्यापार, है ना। तो व्यापार के लिए ये लोग कौन चीज़ करते थे तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग स्थल और जल मार्ग दोनों से ही क्या करते थे? व्यापार के लिए उपयोगी दोनों चीज़ का उपयोग लोग करते थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग। लोथल बंदरगाह के साक्ष्य, लोथल से हम लोगों का मिला है बंदरगाह का साक्ष्य मिला है जहाँ से फारस का मुहर पाया गया है
जो इस ओर इशारा करता है कि इन लोगों का व्यापार फारस, ओमान और मिस्र के साथ होता था, है ना। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब एक अगला वाला क्लास का जो आप लोग का वीडियो आएगा वो चैप्टर 2 का आएगा। इस क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, फिर ऑब्जेक्टिव 70 प्लस ऑब्जेक्टिव किए, 16-17 को हम लोग यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन किए और 5 नंबरिया क्वेश्चन किए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।